हेलो गाइस, आज हम लोग आगे का देखेंगे। इससे पहले कि हमने वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे वहां पर जाकर देखिए। समय हमारे पास कम है तो इसी वजह से हम ज़्यादा आप लोगों से बहस नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हमारा अब है अम्ल क्षार सूचकों का पीएच प्रसार। अम्ल क्षार सूचकों का पीएच प्रसार कैसे काम करता है ये आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को बता दिया था, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर पर होता है। चाहे अम्ल हो, अम्ल आप जानते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं। जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी वगैरह अगर आप चखते हैं तो आपको अम्ल पता चल जाता है। क्षार मैंने आपको बता दिया, क्षार कड़वे होते हैं। तीखा अलग होता है, कड़वा अलग होता है। साबुन को चखकर देखोगे कड़वा लगेगा और मिर्ची को खाओगे तो तीखा लगेगा। ठीक है, इनका जो पीएच परिवर्तन होगा, इनका एक निश्चित परिसर होता है कि इतने से इतने तक होगा, 0 से 14 तक। ठीक है, जिसमें पीएच परिसर कहा जाता है, जिसे हम लोग पीएच परिसर कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करेंगे, आपको उदाहरण दे रखा है, इसका पीएच कितना दे रखा है, 8 से 9.8 तक। अगला देखते हैं, अगला हमारे सामने क्या है, सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, आप लोग बस एक ओवरव्यू लीजिए ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाए। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, इसमें एक दो सूचक नहीं, कई सूचक मिलकर बने होते हैं। देखना, कई सूचकों को एक दूसरे से मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है। कैसा? एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग में प्रदर्शित करे। जैसा जैसा मान होगा वैसा वैसा परिवर्तन होगा। तो यहां पर विभिन्न पीएच मान होंगे तो विभिन्न क्या होंगे, रंगों में प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रकार सूचक के मिश्रण को क्या बोला जाता है, सर्वव्यापी सूचक बोला जाता है। ये वाला आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उदासीनीकरण। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, उदासीनीकरण। आपको लगता है कि ये लगता है चैप्टर 4 से आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड चैप्टर में ही है। ये आप लोग याद रखिएगा। हमने आप लोगों को बताया था, एक डिफिनेशन बताई थी क्या, कि उदासीनीकरण हमने आपको बताया था, अगर H+ आयन होगा तो अम्ल होगा, OH- होगा तो क्षार होगा। लेकिन उदासीनीकरण क्या होगा, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पर क्या होगा, आयन कैसा होता है, धनायन, और हाइड्रोक्साइड पर होता है ऋणायन, आपस में मिलकर जो क्रिया करेंगे, आपस में मिलकर क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, उसे उदासीनीकरण कहलाएंगे। मतलब अम्ल एक मिले और एक मिले क्षार। हमने बोला कि जैसे ले लिया NaHCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार। अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमें एक जल बाहर निकलता हुआ दिखेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। ठीक है, अभी इसी डिफिनेशन को आगे हम लोग आगे भी यूज करेंगे, या डायरेक्ट डिफिनेशन ये बोल सकते हो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके जल निकाल देना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अगली अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और इसमें शायद एक बीच का छूट गया है, अगर छूटा है तो उसको भी कवर कर लेंगे क्योंकि फोटो आगे पीछे हो गए हैं। लिखा है लवण। अभी हमने आपको बताया, अगर उदासीनीकरण की बात करेगा तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे उदासीनीकरण। और लवण की बात करेंगे तो लवण क्या हो जाएगा, लवण वो हो जाएंगे अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षार बोलो चाहे क्षारक बोलो, अम्ल और क्षारक आपस में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे। उससे जो प्राप्त आयनिक ठोस होगा, उससे क्या प्राप्त होगा, आयनिक ठोस जो प्राप्त होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे लवण। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने क्या किया, HCl की अभिक्रिया करवाई NaOH के साथ, HCl की अभिक्रिया करवाई NaOH के साथ। ऐसे समझिए, HCl हमने करवा लिया किसके, NaOH से। जब अभिक्रिया करवाई तो ये जो पास पास आपस में मिलेंगे ये बनाएंगे क्या, NaCl, और ये हो जाएगा H2O। आप लोग जो पानी पीते हो वही होता है H2O, और नमक जो यूज करते हो उसे बोलते हैं NaCl। नमक को ही क्या बोलते हैं, NaCl, या इसका नाम दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक HCl होता है, जल H2O होता है।
ठीक है। और अगला देखते हैं, अब लवण होते हैं तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लवण 6 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को पूरे कंप्लीट पता होने चाहिए, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मिक्स दे रखे हैं, 6 लवण दे रखे हैं, 6 लवण हैं, 6 पूरे आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा सामान्य लवण, जिसे नॉर्मल साल्ट्स बोलते हैं। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ और OH- ना हो। यहां पर देखो OH- भी ना हो और H+ भी ना हो। यहां पर प्लस बना लीजिएगा और यहां पर माइनस बना लीजिएगा। H+ और OH विस्थापनीय नहीं होंगे, सामान्य लवण बोलेंगे। यहां पर देखो कहीं H+ OH- है? नहीं है, इसलिए कौन सा लवण? इसको सामान्य लवण बोलो चाहे सरल लवण बोलो। यहां पर KNO3 है, KNO3 भी क्या है? हमारे लिए सामान्य लवण है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला लवण हो जाएगा अम्लीय लवण। डिफिनेशन काफी सरल है, डिफिनेशन काफी सरल है। अगर अम्लीय लवण की बात करें, अम्लीय लवण वो हो जाएंगे जिसमें H+ विस्थापनीय होंगे। मैंने बोला था कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ विस्थापनीय होते हैं, मतलब जिसमें H+ आयन देखने को मिलता है, और H+ आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं बनाते हैं। देखो ये जो सामने लिखा है, इस चीज को समझाना तो देखो सेकंडों का खेल है, वो तो हम समझा ही देंगे। जो बातें आपको हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप जो हम बातें बता रहे हैं वो आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। केवल यही नहीं कि सामने जो लिखा है वही सुनना है, उसको ही समझना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण वे सरल लवण होते हैं जिसमें H+ विस्थापनीय होते हैं। कौन से? H+ होते हैं, उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, मतलब H देखने को मिलेगा। यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, दोनों अम्लीय लवण है। इसकी नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप लोग घरों पर यूज करते होंगे खाने का सोडा। खाने का सोडा इसको बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा अगर आपको नाम नहीं पता इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम ना पता हो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी करिए, याद रखिए बस पेपर तक। ठीक है, और उसके बाद भी अपना अगर कोशिश करते हैं कि आपको लंबे समय तक याद रहे तो इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, लंबे समय तक भी आपको याद रहेगा। क्षारीय लवण की बात करेंगे। अभी हमने बोला अम्ल होगा तो H+ और क्षार होगा तो OH-। तो वे सरल लवण जिसमें विस्थापनीय OH- होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। OH- होंगे, क्षारकीय लवण कहलाएंगे। उदाहरण की बात करेंगे MgOCl। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्राइड, जिंक क्लोराइड हाइड्राइड, लेड नाइट्राइड हाइड्राइड, इस तरीके से इनके नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका लेड नाइट्राइड बोलो चाहे या लेड नाइट्रेट बोलो। ठीक है, तो यहां पर आगे देखते हैं मिश्रित लवण की बात करते हैं। मिश्रित लवण क्या हो जाएगा भाई? मिश्रण। आपने देखा होगा मिक्स नमकीन तो खाई होगी, मिक्स नमकीन में देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें केवल दाल भर दी गई, बोल दिया गया मिक्स है। मिक्स का मतलब ही होता है कि एक या 2 या 4 चीजें मिली होंगी, सिंगल तो होगा नहीं, 2-4 चीजें मिली होंगी तब जाके मिक्स होगा, वही मिश्रित लवण है। वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन मतलब H+ आयन देखने को मिलेंगे, ऋणायन OH- आयन देखने को मिलेंगे, मतलब धनायन भी देखने को मिलेंगे और ऋणायन भी देखने को मिलेंगे। कितने से? एक से अधिक देखने को मिलेंगे, मिश्रित लवण कहलाएंगे। लिखा है NaKSO4 CaOCl2। ये हो जाएगा क्या? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। और उसके ये जो बाद में दिया हुआ है इसका अगर सही से हम लोग लिखते हैं ये हो जाता है CaOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ये भैया पूछे जाते
आते हैं, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये हमसे पूछा गया है, इसको हमें कैसे करना चाहिए। चलते हैं अगले लवण की ओर। अगला लवण हमारा कौन सा है? द्विक लवण। द्विक लवण भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पर, नहीं तो भूल गए तो फिर बाद में कहोगे कि हमें याद क्यों नहीं रहा। द्विक लवण, इसकी डिफिनेशन भी थोड़ी बड़ी हमने कर दी है, वैसे छोटी छोटी लोग लिखवा देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जितना पेपर में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप लोगों को डिफिनेशन बनानी है, ठीक है। तो जैसा पूछेगा वैसा आप लोगों को करना है, हम बता देंगे दोनों तरीके से। यहां पर हमने बोल दिया द्विक लवण। द्विक लवण क्या होगा? इसमें दो सरल लवणों के जली विलयन में, दो सरल लवणों के जली विलयन में वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। इतना ही लोग परिभाषा कराते हैं। यहां पर दो ऐसे बना, ऐसे लिख लो दो, ठीक है। तो दो सरल लवणों को जली विलयन में वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या बोला जाता है? द्विक लवण बोला जाता है। अब एक और पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, इसी वजह से हमने इसको ऐड किया है। लिखा है द्विक लवण में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। द्विक लवण में अगर सरल लवण है उनका अनुपात होगा निश्चित, कि बोल दिया जाए 5 है तो 5 ही रहेगा, 7 है 7 ही रहेगा, 3 5 4 है तो 3 5 4, मतलब निश्चित होगा कि इनका अनुपात इतना रहने वाला है। तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। किसका? द्विक लवण का। द्विक लवण का जो अस्तित्व होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ठोस जैसे तुमने देखा, लोहा बिल्कुल ठोस है, होता है, कॉपर बिल्कुल ठोस है, जितनी भी धातुएं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं। जलीय विलयन में ये सरल लवणों के आयनों में वियोजित हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जलीय विलयन है, अगर पानी वाला विलयन है तो उसमें क्या होगा? जो सरल लवण होंगे वो आयनों में क्या हो जाएंगे? वियोजित हो जाएंगे। पोटास एलम या फिटकरी, पोटास एलम बोलो चाहे फिटकरी बोलो, जो आप लोग यूज करते हो दाढ़ी बनाने के बाद, उसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 डाट, यहां पर डाट लगेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये हो गया किसका? पोटास एलम या फिटकरी। मोहर लवण की बात करेंगे, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये हो गया द्विक लवण, और ऊपर वाला हो गया पोटासियम। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल एक छोटे से वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय। टननन टननन टननन।